This is our new lecture, subject history, lesson number 8 and chapter name The Delhi Sultanate for SSC class 9th and various competitive exams. ओके यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग देखेंगे वो क्लास 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे ना कम देखेंगे. दिस इज कोर्स ऑब्जेक्टिव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, द अंडरस्टैंडिंग लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन. अब देखिए इसकी जो क्वेश्चन आंसर की सीट है वो आपको ग्रुप में मिलेगी. ठीक है, क्वेश्चन आंसर की सीट यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, वो आपको ग्रुप में मिलेंगे. अगर आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. दिस इज अबाउट मी, आप देख सकते हैं. अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द दिल्ली सल्तनत. ओके, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग क्या हो रही है. बाय द 10th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया वॉज पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड with various kingdom constantly at wars with each other. अब क्या हुआ, जो नॉर्थ इंडिया था वो पॉलिटिकली ब्रेक हो रहा था, टूट रहा था. फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है टूटना, खंडित होना. क्यों हो रहा था? क्योंकि वहाँ पे लगातार वॉर चल रही थी, आपस में ही लड़ाई चल रही थी. दिस क्रिएटेड अ पॉलिटिकल वैक्यूम, ये पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया इस चक्कर में. फिर वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय द टर्क्स हु इस्टेब्लिश देयर रूल इन दिल्ली बाय 12th सेंचुरी. ठीक है, अब क्या हुआ, फिर यहाँ पे जो टर्किस आते हैं वो या इसका शोषण करते हैं और फिर वो 12th सेंचुरी में अपना इस्टेब्लिशमेंट करते हैं. ठीक है, इन द नेक्स्ट 100 ईयर दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम बाय कंकरिंग अदर इंडियन स्टेट. उन्होंने अगले 100 साल तक, लगभग 100 साल तक राज किया. ठीक है, और अपना किंगडम बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे. The empire which ruled North India from 1206 AD to 1526 AD. देखिए 1206 AD से स्टार्ट होगा और 1526 AD तक जाएगा. इसमें कि आपको तुगलक डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी है ना, और खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, सब हम लोग को डायनेस्टीज मिला करेंगी. अभी हम लोग देखेंगे उसके बारे में. फिर इनकी जो दिल्ली सल्तनत की जो कैपिटल थी वो दिल्ली थी. दिल्ली वॉज देयर कैपिटल एंड किंग वर नोन एज सुल्तान्स. किंग को हम लोग सुल्तान के नाम से जानते थे. ठीक है, फिर जो जितने भी मेरे स्टूडेंट होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट होंगे, उनको पता है कि हिस्ट्री पढ़ने के लिए सोर्सेज बहुत जरूरी है और हम लोग सोर्सेज बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं. ठीक है, तो सोर्सेज कौन सा है यहाँ पे? लिटरेरी सोर्स. लिटरेरी सोर्स है कौन कौन से? सेवरल बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, कोर्ट हिस्टोरीज, क्रॉनिकल्स, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स एंड प्राइवेट करस्पॉन्डेंस गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत. अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्क है, उनके ऑथर है वो देख लीजिए कौन कौन से. तारिक ए फिरोज शाही, ऑथर कौन था? जियाउद्दीन बर्नी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. तारिक ए मुबारक शाही, यहा बिन अहमद. ठीक है, यहा बिन अहमद. तबाकत ए नासिरी, मिनहाज उल सिराज, मिनहाज उज सिराज. ठीक है, फिर है खैजान उल फितूह अमीर खुसरो, ये कुछ और लिखा था, गड़बड़ हो गया. पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, याद रहेगा ना, ये आपको याद करना पड़ेगा. देखिए पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद बरदाई ने लिखा था. खैजान उल फितूह अमीर खुसरो ने लिखा. तबाकत ए नासरी मिनहाज उस सिराज ने लिखा. तारीख मुबारक शाही यहाया बिन अहमद ने लिखा और तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा. देखिए यहाँ पे जो स्पेलिंग है ये आई की जगह ई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये टर्किश वर्ड है तो ऐसे ही आता है. फिर देखते हैं इसके बारे में हम लोग. तारीख फिरोज शाही इज एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ मिडाइवल इंडिया. किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने. इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलिंग इन इंडिया ड्यूरिंग दोज टाइम्स. ओके, उस टाइम की बात बता रहा है, वहाँ के पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, सोशल कंडीशन क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी. क्योंकि हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो सिर्फ एक पर्टिकुलर किंग के बारे में नहीं पढ़ते, उस किंग की जो पॉलिसीज़ थी उसको पढ़ते हैं.
उस पॉलिसीज से पता चलता है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टैंडर्ड क्या था, सोशल स्टैंडर्ड क्या था, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। हिस्ट्री का पढ़ने का रीज़न सिर्फ यही होता है, हमें इन सब की पॉलिसीज़ पढ़ना है, ठीक है। उससे पता चलता है कि वो जो किंग था, जो सुल्तान था, या जो भी था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था पब्लिक अफेयर्स के लिए करके। फिर आता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इज एन एपिक पोयम रिटन बाय चंद बरदाई। द पोयम नरेट्स द heroic exploits of पृथ्वीराज चौहान, who ruled Ajmer and Delhi from AD 1165 to 1192। ठीक है, ये 1165 से 1192 तक इसने यहाँ पे राज किया। कहाँ पे? अजमेर और दिल्ली में। इट गिव्स अस ग्लिम्स ऑफ द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री। कौन दे रहा है? ये पृथ्वीराज रासो से पता चल रहा है। किसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ठीक है। पृथ्वीराज रासो से पृथ्वीराज चौहान के बारे में पता चला, और उससे उनकी पॉलिसीज पता चली, उन कंडीशन पता चली एट दैट टाइम। द पोएम थॉट does not gives us the accurate account of the battle। बैटल के बारे में तो हम लोग कुछ खास नहीं बता रहा है। विच टुक प्लेस बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो बैटल हुई थी 1191 और 1192 में। 1191 में हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, और 1192 में हुई थी सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान मारा गया था। मारा क्या गया था? उसको लेके गया था, फिर वहाँ मरवा दिया गया था गजनी में, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल एंड क्लैन स्ट्रक्चर ऑफ क्षत्रिय ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स, अब देखिए कुछ अब आर्किटेक्चर से भी पता चलता है आर्किटेक्चर क्या है। मॉन्यूमेंट्स एंड कॉइन्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। Inscription related to the Delhi Sultanate are found on coins, monuments, milestones and tombstones, ठीक है। इन सब चीज़ों से भी पता चलता है, क्योंकि इन देखिए जो भी कॉइन्स होता है, कॉइन्स में फ़ोटोज़ होती हैं, कुछ स्टैम्प होते हैं, मोनूमेंट्स होते हैं, उसमें उसकी बनावट क्या है, माइलस्टोन उसमें लिखा क्या है, टर्म स्टोन में कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो वाइल सम इंस्क्रिप्शन आर इन संस्कृत, सम आर इन अरेबिक। कुछ संस्कृत में थे, कुछ अरेबिक में थे। संस्कृत मतलब इंडियन को बताने के लिए, अरेबिक मतलब सबको, अपने लोगों को बताने के लिए ये लोग लिखते थे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट सेट ऑफ क्वाइन इशूड बाय बख्तियार खिलजी। देखिए खिलजी डायनेस्टी का था बख्तियार खिलजी, उसने जो फर्स्ट सेट बनवाया क्वाइन का, उसको दोनों लैंग्वेज में बनवाया, एक तो अरेबिक में और एक संस्कृत में, इन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। संस्कृत और अरबिक में मिलता है। कौन? बख्तियार खिलजी। द मॉन्यूमेंट्स मेड बाय द सुल्तान प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ लिविंग कंडीशन, फेथ मतलब उनकी फेथ क्या थी, वो किस पे भरोसा करते थे, वो कौन से रिलीजियन से बिलोंग करते थे, बिलीफ एंड लेवल ऑफ साइंस मतलब टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच चुकी थी, विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द पीरियड, डोम्स, माइनरेट्स, arches and popped roof were फोर मेन आर्किटेक्चर फीचर ऑफ तुर्किश आर्ट। तुर्किश आर्ट में मिलता था, जैसे कि जो भी इनके डोम वगैरह होते थे, 2.5 दिन का झोपड़ा है, कुव्वत और इस्लाम मॉस्क है, ये सब मिलते हैं। उसमें क्या होता है देखिए, ये इनकी वो है ख़ास बात है, जो मिलेगा डोम मिलेगा, ऐसे डोम होता है। माइनरेट्स मिलेंगे, मतलब कि माइनरेट्स को कहते हैं जो मीनारें होती हैं, मीनारें भी मिलती थी ऐसे ऐसे, ठीक है ना। फिर आर्चेस क्या था? ये था मेहराब, यहाँ पे डिज़ाइन बनी होती है फूलों की या कुछ ऐसा डिज़ाइन होती है, उसको आर्चेस बोलते हैं। पॉप्ड रूफ होती थी ऐसे उठी हुई थोड़ी सी, ठीक है। ये 4 मेन आर्किटेक्चर फीचर थे जो आपको याद करने होंगे। ऐसे ही एक फेमस मॉन्यूमेंट्स है जो कि इसी पीरियड में बना है, नाम है कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क एंड मॉस्क कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुव्वत उल इस्लाम एंड कुतुब मीनार दोनों बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ? दिल्ली पे। ही ऑल्सो बिल्ट 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा पढ़ेंगे इंग्लिश में, हिंदी में 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं।
एट अजमेर। याद रहेगा ना, जो 2.5 दिन का झोपड़ा था वो अजमेर में था, ठीक है। द टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश वॉज बिल्ट बाय इल्तुतमिश हिमसेल्फ। अलाई दरवाजा, सीरी फोर्ट, हौज खास, जमात खाना, मस्जिद इन दिल्ली बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो ज़्यादातर हम लोग को मिल रहा है दिल्ली पे मिल रहा है, ठीक है ना। अलाई दरवाजा, सीरी फोर्ट, हौज खास, जमात खाना, ये कहाँ पे था? दिल्ली पे। हौज खास दिल्ली पे एक मेट्रो स्टेशन भी है जो जहाँ तक बहुत ही डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है, ओके। कुतुब मीनार के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। Qutub Minar is considered one of the most imposing structure constructed in medieval India. Its construction was started by कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए इसने स्टार्ट किया था, फिनिश नहीं किया था, मतलब कंप्लीट किसी और ने किया। किसने कंप्लीट किया? द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। फीचर्स क्या है इसके? फीचर्स देखते हैं हम लोग। द ओरिजिनल हाइट ऑफ द कुतुब मीनार वॉज 7.14 मीटर विथ 4 स्टोरी, ठीक है। लेटर एडिशनल स्टोरी वॉज एडेड द मॉन्यूमेंट। जो सबसे पहले ये बना था ना, ये सबसे पहले बना था, तो ये 7.4 मीटर का था। बाद में फिर इसको और ऐड किया, किसने? इल्तुतमिश ने ऐड किया, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना। द मीनार इज सर्कुलर टावर, ठीक है, सर्कुलर टावर दिख रहा है, सर्कुलर टावर है विद डायमीटर 13.5 मीटर। इट हैज़ अ सर्कुलर स्टेयर वे, मतलब सीढ़ी ऐसे सर्कुलर है, आपने देखा होगा बहुत से घरों में होती है। वो 379 स्टेप्स है, 379 स्टेप्स हैं। लीडिंग द टॉप, जो आपको टॉप पे ले जाएंगे। वहाँ पे बालकनी आपको दिख रही है, देखिए ये बालकनीज दिख रही है, ये बालकनी है वहाँ पे, ठीक है। और जो वर्सेस हैं फ्रॉम द कुरान इंस्क्राइब इन द टावर, कुरान से जो आयतें ली गई हैं वो टावर पे गुदी हुई हैं, मतलब खोदी गई, लिखी गई हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो मोहम्मद गौरी आया था, मोहम्मद गौरी कहाँ से आया था? देखिए गजनी से। मोहम्मद गौरी असेंडेड द थ्रोन एट गजनी। ये गजनी कहाँ है? गजनी है अफगानिस्तान में, ओके। इन 1173 AD ही वॉज एन एम्बिशियस रूलर हु वांटेड टू स्टैब्लिश एन एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। वो आया क्योंकि इंडिया बगल ही में, गजनी थोड़ा सा वहाँ पे है ना अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से तो इंडिया का बॉर्डर टच करता है। बिफोर हिज रूल द अरब्स हैड इन्वेडेड सिंध। अब इससे पहले अरब ने भी इन्वेजन किया था सिंध में। महमूद गजनी हैड raided large part of northern and western India but he was not interested controlling the northern India, ठीक है। इसने बहुत सारे पार्ट पे अपना कब्जा जमाने मतलब लूट पाट करी, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में नहीं कंट्रोल करना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान of Chauhan dynasty was ruling Delhi and Ajmer during the second half of 12th century. Because of expansionist design of महमूद गौरी चाहता था उसका एक्सपेंशन हो, उसका जो भी उसका एरिया उसका एक्सपेंशन हो। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ रूलर बिकेम इनविटेबल। जो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो रुक ही नहीं रहा था। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट 1191, ठीक है। जो देखिए अभी आपको एक क्वेश्चन मिला ना, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कहाँ हुआ, कब हुआ? 1191 में, ठीक है। विच द फोर्स ऑफ गौरी वर कंप्लीटली रूटेड बाय पृथ्वीराज चौहान। मतलब पृथ्वीराज चौहान ने इनको उल्टे पाव भगा दिया। पृथ्वीराज चौहान ने जब भगाया तो पृथ्वीराज चौहान तो अपने काम धंधे में फिर बिजी हो गया, वो थोड़ा सा अपने प्यार मोहब्बत में पड़ गए। लेकिन मोहम्मद गौरी ने 1 साल तक पूरी तैयारी करी। मोहम्मद गौरी डिसाइडेड टू अवेंज हिज डिफीट, उसने बदला लेने की ठान लिया। द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फाउट। फिर क्या होता है? तराइन की सेकेंड वॉर होती है, बैटल होती है। कब? 1192। हमने कहा था 1 साल बाद। 1191 में फर्स्ट बैटल, 92 में सेकेंड बैटल between Muhammad Ghori and Prithviraj Chauhan. And this time Prithviraj Chauhan was defeated by Ghori.
अब देखो, पृथ्वीराज चौहान हार गया गौरी से। वैसे पृथ्वीराज चौहान बहुत ताकतवर थे, बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन हारे क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से एक आदमी ने बदला लिया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान से बदला लिया, जिसका नाम था जयचंद। ठीक है, जयचंद नाम का एक राजा था, कन्नौज का राजा था, उसने बदला लिया क्योंकि जयचंद की बेटी से ही ये शादी करना चाहता था पृथ्वीराज चौहान। और जयचंद ने अपनी बेटी के स्वयंवर में सब राजाओं को बुलाया, पर पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। फिर क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान उसकी बेटी को लेकर भाग जाता है। इसी बात का बदला लेने के लिए जयचंद साथ देता है मोहम्मद गौरी का, पृथ्वीराज चौहान को मरवाने के लिए। वरना पृथ्वीराज चौहान को मरवाना बहुत मुश्किल था, बहुत ही पावरफुल किंग थे ये। ठीक है, दिस टाइम पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय गौरी एंड लेटर established his rule over Delhi and Ajmer. It seems that Prithviraj Chauhan was allowed to rule Ajmer for some time as queen bearing the name पृथ्वीराज जयदेव। ठीक है, पृथ्वीराजा देव। ऑन द अदर साइड, वन साइड, एंड श्री मोहम्मद सम ऑन द अदर साइड हैव बीन फाउंड। मतलब समझ में ना, एक ऐसा क्वेन मिला जिसमें एक साइड में ये लिखा था पृथ्वीराज देव, एक में श्री मोहम्मद सम। तो कुछ दिन तक रूल होता है, फिर ऐसा सुनने में आया कि इसको ले गया पृथ्वीराज चौहान को, वहाँ पर जाके मरवा देते हैं, आंखें फोड़ के मरवा दी जाते हैं। फिर देखिए, इसके 2 साल बाद 1194 में जब तराइन का सेकंड वॉर हुआ, बैटल हुआ, उसके 2 साल बाद 1194 में फिर एक बैटल होता है, बैटल फॉर्ट एट चंदावर। चंदावर में हुआ किसके किसके बीच में? यही मोहम्मद गौरी और वो जयचंद जिसने साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान को मरवाने के लिए। मोहम्मद गौरी जयचंद। आप सोचे होंगे जयचंद ने तो इसका साथ दिया था, फिर भी इसको मार दिया। हाँ, कोई बात नहीं, क्योंकि भैया इनको अपना दरबार बढ़ाना है, इनको अपना किंगडम को एक्सपैंड करना, उसको मतलब नहीं जिसने साथ दिया नहीं दिया, हमको जो बीच में आएगा उसको मरवा देंगे। तो जयचंद को इसने मार दिया। द लेटर वॉज किल्ड इन द बैटल एंड द टर्क वर सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग देयर कंट्रोल ओवर द टेरिटरी एक्सटेंडिंग अप बाउंड्रीज ऑफ बिहार। ठीक है, कन्नौज उस टाइम का बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट एक किंगडम होता था। ठीक है, फिर उसके बाद जब कन्नौज का किंगडम भी इसके हाथ में आ गया, तो इसका फिर बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज बढ़ गई, जो कि बिहार तक चला गया। फैक्टर क्या थे पृथ्वीराज चौहान के हारने के, राजपूत के हारने के फैक्टर्स क्या थे? द राजपूत डिस्पाइट देयर वेवरी लॉस्ट इंपॉर्टेंट बैटल अगेंस्ट द टर्क्स। रीजन विच लेड टू देयर डिफीट अगेंस्ट द टर्क वर, क्या क्या हो सकते हैं? रीजन क्या था? द राजपूत वर डिवाइडेड इनटू न्यूमरस क्लैंस which gave greater importance to their own family tradition. क्लैंस क्या होता है? कुल होते हैं, वंश होते हैं, ये अलग अलग मतलब वंशों में बटे हुए थे। समझ लीजिए, राजपूत ऐसे बहुत सारे हैं, तो छोटे छोटे क्लैंस में बट गए, मतलब टूट गए, और जो बट गए इनकी आपस में बनती भी नहीं थी। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा परिवार है 25 फैमिली का, और 5-5 लोगों में 5 लोग बट गए, पांचों की फैमिली के आपस में नहीं बनती। जाहिर सी बात है, अगर कोई इसमें लड़ाई करेगा तो ये इनके साथ नहीं देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो चुकी थी राजपूत में। ये जब बट गए, फिर जब बट गए तो ये यूनाइट नहीं होते थे, दे वर डिवाइडेड एंड डिड नॉट यूनाइट अगेंस्ट द टर्क। अब जो टर्किश हो रहा है तो यूनाइट भी नहीं हुए। द टर्क वर दस नॉट फाइटिंग अगेंस्ट यूनिफाइड आर्मी बट अगेंस्ट फ्यू डायनेस्टीज। तो टर्किश जीतने का एक ये भी रीज़न था, वो पूरी उससे नहीं लड़ रहे थे, यूनिफाइड आर्मी से नहीं लड़ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ कुछ छोटी मोटी डायनेस्टीज से लड़ रहे थे। ठीक है, टर्किश आर्मी कंसिस्टेड मेनली ऑफ कैवलरी एंड यूज हॉर्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। देखिए कैवलरी क्या होता है? ये जो होते हैं घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना मतलब ट्रेंड होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड होते हैं, और ये क्या यूज़ करते थे? उनके पास हॉर्सेस थे, और हॉर्सेस छोटे मोटे नहीं थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस थे। ठीक है, बहुत तेज़ दौड़ने वाले। द राजपूत, जो राजपूत थे उनके पास क्या था? उनके पास हाथी था। हाथी होता तो मजबूत है, लेकिन ज़्यादा तेज चल नहीं पाता है। तो क्या था? वर यूजिंग एलिफेंट विच वर नॉट एज स्विफ्ट एज हॉर्स।
हॉर्स के बराबर वो नहीं था, हॉर्स के बराबर तेज नहीं था, ठीक है। द टर्किश आर्मी हैड सेवरल मिलिट्री लीडर हु एम्प्लॉयड न्यू टैक्टिक्स। अब उन्होंने क्या किया ना, नई नई टेक्निक अपनाई, नई नई तरकीबें अपनाई। द राजपूत वर इफिशियंट इन फाइटिंग विद स्पेयर एंड स्वॉर्ड। राजपूत जो थे वो तलवारबाजी भाले में तो बहुत तेज थे, लेकिन वो आर्चर्स नहीं थे अच्छे, वो तीरंदाज नहीं थे अच्छे। तीरंदाज कौन अच्छा था? वो टर्किश आर्मी तीरंदाजी में बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो ये रीज़न थे यहाँ पे इनके हारने के, ठीक है। अच्छा, कुछ डायनेस्टीज आएंगी जो दिल्ली सल्तनत को बनाती हैं, जैसे कि स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद, लोधी। स्लेव को गुलाम वंश भी बोलते हैं, ठीक है। स्लेव को गुलाम भी बोलते हैं और मामलूक भी बोलते हैं। तो याद रखिए, गुलाम भी बोलते हैं, मामलूक भी बोलते हैं। तो स्लेव में कौन कौन है? मेन है, सभी का नाम नहीं है, सिर्फ मेन का नाम है। कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो कि फेमस है इल्तुतमिश के नाम से, रजिया, रजिया बेगम के नाम से फेमस है, और गयासुद्दीन बलबन जो बलबन के नाम से फेमस है, ठीक है। खिलजी में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, और भी हैं लेकिन ये दो फेमस है। तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। सैयद में कौन कौन पढ़ेंगे हम लोग अभी? खिज्र खां, बहुत छोटा सा है रोल है। और लोधी में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी। ये है, ये इनका टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसकी छोटी सी टेक्निक होती है, जब मैंने बताया था स्लेव को हम लोग गुलाम वंश भी बोलते हैं और मामलुक भी बोलते हैं। तो छोटी सी टेक्निक होती है, गुड़, गुड़ था ना, जैगरी, गुड़ खा तसले, गुड़ खा तसले में, ठीक है। अब देखिए, ये जी से हो जाएगा गुलाम, गुड़ खा खिलजी, ता तुगलक, और सा सैयद तसला था ना, और एल लोधी, याद हो जाएगा, गुड़ खा तसले में। और एम जो आखिरी में आ रहा है उसके बाद मुगल डायनेस्टीज आएगी, लेकिन वो दिल्ली का सल्तनत नहीं था, क्योंकि दिल्ली से बाहर भी उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्लेव डायनेस्टी। सिलेबस में स्लेव डायनेस्टी है और उसमें क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में दिया हुआ है। 5 सक्सेसिव डायनेस्टीज रूल्ड इन दिल्ली। दीज वर द स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी डायनेस्टीज, ठीक है। उसमें से जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो स्लेव डायनेस्टी का था। स्लेव का मतलब होता है जिसको गुलाम बनाया गया हो, मतलब कि किसी आदमी को खरीद के लाया जाए और उससे काम करवाया जाए, तो स्लेव होता है। आफ्टर annexing various part of northern India, मोहम्मद गौरी अपॉइंटेड हिज एबल स्लेव, मतलब कि बहुत ही अच्छा स्लेव था, बहुत ही कारगर, बहुत ही दमदार, बहुत ही होशियार स्लेव कहा जा सका। तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था किसका? मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी ने इसको गवर्नर अपॉइंट किया इंडियन प्रोविंसेस का, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, अब देखो जब मोहम्मद गौरी उसको बना के चला गया और वो मर गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी फाउंड करी। बिकॉज द सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी आइदर द स्लेव ऑफ द टर्क्स और द सन ऑफ द स्लेव। देखो उसने स्लेव डायनेस्टी क्यों रखी? क्योंकि ये सब स्लेव थे, टर्की जो टर्किश लोग थे उनके स्लेव थे। अब उनके स्लेव थे या तो स्लेव के लड़के होते थे, इसलिए इसका नाम ही लग दिया कि स्लेव डायनेस्टी। अच्छा, मोहम्मद ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये बहुत ही ज़्यादा अपने मालिक के प्रति लॉयल था, ठीक है ना, मतलब लॉयल्टी टेस्ट में बहुत पास हो सकता है अच्छे से। ये कभी भी उस राज गद्दी पर नहीं बैठा जिसमें किंग बैठते थे, क्योंकि ये अपने आप को स्लेव समझता था। ये उस राज गद्दी पर नहीं बैठा था, उसने कहा कि हम इसकी सेवा कर रहे हैं, मतलब उसमें हम कभी नहीं बैठेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बताया स्लेव के सन्स होते थे, तो इसीलिए इनको कहा गया दे वर ऑल्सो नोन एज मामलूक सुल्तान, जैसे मैंने अभी बताया था पीछे, मामलूक भी इनको कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ कलिंजर इन बुंदेलखंड एंड अहिलवाड़ा इन गुजरात। इसने कुछ फोर्ट वगैरह भी कैप्चर करी जो बुंदेलखंड में है कलिंजर की, और अहिलवाड़ा है गुजरात में, ठीक है। और इसकी डेथ हो जाती है पोलो खेलते खेलते, इसकी डेथ हो जाती है, घोड़े पे बैठा पोलो खेल रहा था, इसकी डेथ हो जाती है वहीं पे गिर करके। इसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी इंपॉर्टेंट है।
इल्तुतमिश आराम शाह सक्सीडेड हिज फादर। अब देखो जो कुतुबुद्दीन था उसके बाद आराम शाह है। आराम शाह वगैरह में हम लोगों ने नहीं पढ़ा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ क्लास 9th। ठीक है, आराम शाह सक्सीडेड हिज फादर कुतुबुद्दीन ऐबक। हाउएवर ही प्रूव टू बी इनकैपेबल रूलर, वो रूलर अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इल्तुतमिश जो कौन था, स्लेव एंड सन ऑफ द ऐबक। अब ये जो स्लेव भी था और सन इन लॉ था, मतलब दामाद था ऐबक का। ठीक है, दामाद समझ में आता है ना, मतलब किसी की बेटी से अगर कोई शादी कर ले तो वो दामाद हो जाता है, जिसकी बेटी शादी करी गई। इल्तुतमिश सक्सेसफुली डिफीटेड मोस्ट ऑफ हिज एनिमीज एंड सप्रेस सेवरल रिवॉल्ट्स। देखो, जब इल्तुतमिश बना, किंग बना, सुल्तान बना, तो बहुत सारे इसके एनिमीज आ गए। वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक उसका सन इन लॉ बने। चाहते थे भी इसके परिवार में और भी लोग हैं जो कि सुल्तान बन सकते हैं। तो क्या किया इल्तुतमिश ने, उन लोगों को सप्रेस किया, बहुत सारे रिवॉल्ट लड़े और उन लोगों को डिफीट भी किया। वन ऑफ हिज टैक्टिकल अचीवमेंट वॉज डिनायल ऑफ रिफ्यूजी टू जलालुद्दीन। अब देखो, एक जलालुद्दीन एक था जो इंडिया पे आ रहा था। अब मंगोल भी उसके पीछे पड़े हुए थे। जो चंगेज खान सबसे खतरनाक माना जाता था, द रूलर ऑफ ईरान हु वॉज बीइंग परस्यूटेड बाय चंगेज खान इन 1221। इल्तुतमिश फियर्ड पॉसिबल मंगोल अटैक। इल्तुतमिश डर चुका था, अगर इसको हम कुछ करेंगे तो हमारे ऊपर मंगोल अटैक हो सकता है। तो उसने क्या किया, उसने जलालुद्दीन को शेल्टर नहीं दिया, नहीं यहाँ पर रखा। तो इसकी इस होशियारी से एक बहुत बड़ा मैसाकर होने से बच गया। ही दस एक्टेड वाइजली, देखिए लिखा ना वाइजली, एंड सेव्ड हिज किंगडम फ्रॉम पॉसिबल मंगोल अटैक। तो मतलब अगर समझ लीजिए, अगर ये इसने इस जलालुद्दीन को यहाँ पे रख लिया होता तो आज हम लोग हिस्ट्री कुछ और ही पढ़ रहे होते। टू रिड्यूस द पावर ऑफ नोबेल ऑफ हिज कोर्ट, इल्तुतमिश फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स। अब देखिए 40 नोबल्स के फॉर्मेशन किसने किया, वो किया इल्तुतमिश ने। ध्यान रखिए, क्वेश्चन जरूर आएगा किसी न किसी एग्जाम में। जिसको हम लोग जानते थे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से। ठीक है ना, तुर्कान ए चहलगानी, ध्यान रखिएगा, तुर्कान चहलगानी नाम मत भूलिएगा। तुर्कान चहलगानी किसने बनाया, इल्तुतमिश ने। इसको चालीसा भी बोलते थे और इसको दल चालीसा भी बोलते थे। ठीक है, दल चालीसा भी बोलते थे, मतलब कि 3 नाम हो गए। तुर्कान चहलगानी, चालीसा, चालीसा का मतलब होता है 40, मतलब कि 40, और दल चालीसा का मतलब, दल का मतलब होता है ग्रुप, और 40 का मतलब होता है 40, मतलब जिस ऐसा ग्रुप जिसमें 40 लोग हैं। He divided his empire into various big and small इक्ताज। अब ये इक्ताज क्या है, इसने क्या किया, जो इसका एम्पायर था उसको अलग अलग इक्ता में डिवाइड कर दिया और एक पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया। जिस पर्सन को दिया वो इसका इक्तेदार कहलाया। ठीक है ना, इक्ताज एंड समथिंग गेव टू समटाइम्स गेव इक्ताज टू नोबल एंड मिलिट्री कमांडर्स इन लीव ऑफ सैलरी। अब सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे तो वो जमीन दे दिया करते थे एज अ फॉर्म ऑफ सैलरी। ठीक है, वन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इल्तुतमिश वॉज दैट ही इंट्रोड्यूस अ सिल्वर क्वाइन। अब ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने सिल्वर क्वाइन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था टंका, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड कॉपर क्वाइन जिसका नाम था जीतल। ठीक है, पूछा जा सकता है व्हाट इज टंका एंड जीतल। ठीक है, और किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, एंड एज स्टैंडर्ड क्वाइन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। ठीक है, टंका एंड जीतल को याद रखिएगा, अभी आगे और भी हम लोग पढ़ेंगे क्वाइन के बारे में थोड़ा सा। फिर रजिया सुल्तान आती हैं। फिर देखिए क्या हुआ, रजिया सुल्तान कैसे बनी। रजिया सुल्तान जो थी कि फर्स्ट वुमेन सुल्तान है, फर्स्ट वुमेन किसी भी रिलीजन की। वैसे मुस्लिम की फर्स्ट है, वैसे भी फर्स्ट है। आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, रजिया बिकेम द फर्स्ट वुमेन सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1236. Rajia had a face many challenges from powerful nobles who were not willing to accept a woman as a ruler. अब बात यह आती है कि जब रजिया बनी तो इसको बहुत सारे परेशानियां झेलनी पड़ी।
अगल बगल के राजाओं से नहीं, अपने खुद के लोगों से, जो इसको बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि एक वुमेन रूल करे। मतलब हमको वुमेन के नीचे अब रूल करना पड़ेगा, मतलब हमारे ऊपर एक महिला हमको ऑर्डर देगी, वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो नोबेल जो थे, कौन नोबेल? टर्किश नोबेल। और वो ऐसे आदमी को चाहते थे वो बनाना, किंग बनाना, जो उनके पपेट की तरह काम करे। ठीक है, रूलर हु कुड गवर्न अकॉर्डिंग टू देयर विशेस, मतलब कि वो टर्किश नोबल के अकॉर्डिंग काम करे, उसको कोई मतलब नहीं था कोई किंग बने। लेकिन रजिया सुल्तान थोड़ी बहादुर थी, वो इनकी बात नहीं सुनती थी। ठीक है, रजिया हाउएवर वॉज नॉट विलिंग टू रूल अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ायर। ठीक है, रजिया समझदार थी उसने, और इल्तुतमिश को पता भी था कि रजिया ही हमारी बहुत समझदार रूलर बन सकती, तो इल्तुतमिश ने खुद ही कहा था कि रजिया ही हमारी वो सुल्तान बनेगी नेक्स्ट। ठीक है, रजिया सुल्तान ड्रेस लाइक अ मैन एंड लीड आर्मीज इनटू बैटलफील्ड। ठीक है, आदमियों की तरह वो ड्रेस पहनती थी और बैटलफील्ड में लीड करती थी सब आर्मी को। सी डिड नॉट प्रैक्टिस पर्दा, वो पर्दा अर्दा नहीं पहनती थी, पर्दा सिस्टम नहीं फॉलो करती थी। हैड ओपन कोर्ट बैठती थी, लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ हर सब्जेक्ट, सुपरवाइज द वर्क ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। सारे प्रॉब्लम सुनती थी और सारे डिपार्टमेंट को सुपरवाइज भी करती थी। आसान नहीं था किसी महिला के लिए काम करना। आज से देख रहे हैं लगभग 800 साल पहले। व्हेन द प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ सम टेरिटरी रिवॉल्ट अगेंस्ट हर, अब देखिए क्या हुआ, रजिया ने अगल बगल वालों को तो शांति से बैठाल दिया, दबा दिया, रिवोल्ट शांत करा दिया, लेकिन जो अदर प्रोविंसेस के लोग थे अब वो इसके खिलाफ रिवॉल्ट करने लगे। अब और प्रॉब्लम आने लगी। उसने क्या किया, उसने कोशिश करी इनको दबाने की, पर वो नहीं दबा पाई। उसने क्या किया फिर फाइनली, सी फेल टू क्रश देयर पावर। फिर इनके दरबार पे एक घोड़ों का जो अस्तबल होता है, जहाँ घोड़े रहते हैं, उनका एक संभालने वाला आदमी था, उसका नाम था अल्तुनिया, उससे शादी कर ली। लेटर रजिया मैरिड अल्तुनिया, द लीडर ऑफ रिबल ग्रुप, टू पैसिफाई देम, मतलब वो लोग शांत हो जाएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोनों को मरवा दिया गया। बोथ रजिया एंड अल्तुनिया वर किल्ड इन 1240 AD। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ रजिया सुल्तान, अ लाइन ऑफ वीक रूलर्स रूल दिल्ली। बहुत सारे रूलर आए जो बिल्कुल ही बेवकूफ़ किस्म के थे, किसी काम के नहीं थे। दे वर नॉट, मतलब जब उनकी लड़ाई होती थी तो वो छुप के अपने कमरे में घुस जाते थे जब युद्ध करना होता था। कंसोलिडेट द एम्पायर। इसके बाद जो थोड़ा दमदार रूलर आया वो था बलबन। बलबन बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली इन 1266। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है, ये 40 है, 66 है, 26 ईयर तक बिल्कुल बेकार कि सुल्तानों ने यहाँ पर राज किया। Who later became the Sultan of Delhi, he suppressed the powerful noble and strengthened the power of monarchy in the state। अब देखिए इसके टाइम में जो दल चालीसा वगैरह थे ज़्यादा ही पावरफुल हो चुके थे, तो इसने क्या किया, उनके पावर को कम करने की कोशिश करी और मोनार्की को बढ़ाया। मतलब मोनार्की जहाँ पे सिर्फ इसी का राज चले। ठीक है ना, बलबन चाहता सिर्फ मेरा राज चले। अच्छा, फिर आता है खिलजी डायनेस्टी। ये कहाँ से आया, आफ्टर द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वॉज किल्ड, खिलजी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ये कौन से है कि जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी आफ्टर किलिंग कैकुबाद। कैकुबाद इसका लास्ट रूलर था, द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। आफ्टर बिकमिंग द किंग, he lavishly rewarded the noble who had helped him in ascending the throne of Delhi। अब देखो जैसे ये किंग बना और जिसने जिसने इसकी सहायता करी थी राजा किंग बनने में, सुल्तान बनने में, उसने जलालुद्दीन ने खूब मज़े से इसको दान दिए, खूब लेविशली रिवॉर्ड करे, खूब जितने भी नोबल लोग थे खूब उनको लैंड दी, बहुत सारी चीज़ें दी। हाउएवर आफ्टर हिज असेसन टू द थ्रोन ही हैड फेस अपोजिशन फ्रॉम टर्किश नोबल। जो टर्किश नोबल थे, ये वाले स्लेव वाले, उससे काफ़ी अपोजिशन मिला। हु वांटेड असर्ट देयर पावर। जलालुद्दीन वॉज माइल्ड एंड पाइस पर्सन, ही गेव हिज पोस्ट एंड टाइटल टू हिज फ्रेंड्स। देखो कितना चालाक था, है ना।
रिलेटिव दोज नोबल हु हैड हेल्प हिम। ठीक है। इन 1296 he was treacherously murdered by his nephew Alauddin Khilji who declared himself द न्यू सुल्तान ऑफ दिल्ली। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने इसकी बहुत ही बेरहमी से विश्वासघात करके इसका मर्डर कर देता है और फिर वो खुद राजा बन जाता है, खुद सुल्तान बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, इसकी मूवीज भी बन चुकी हैं। अलाउद्दीन खिलजी इज नोन फॉर हिज इकोनॉमिक मेजर विच वर अडॉप्टेड बाय हिम फॉर कंट्रोलिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटीज। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी की जो ये पॉलिसी थी ना, जबरदस्त पॉलिसी थी। अब समझते ध्यान से। ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज एक्सपीडिशन इनटू द साउथ टू सेव द कंट्री फ्रॉम मंगोल अटैक। अलाउद्दीन ऑर्डर्ड द मैसाकर ऑफ मैनी मंगोल हु हैड एक्सेप्टेड इस्लाम एंड सेटल इन दिल्ली। अब देखिए मंगोल अटैक से बचने के लिए इसने मैसाकर का मतलब होता है खून खराबा, मतलब ढंग से खून खराबा करा देना। ठीक है। कानपुर में एक जगह है मैस्कर घाट बोलते हैं उसको, एक्चुअली मैसाकर घाट होता है। उस मैसाकर घाट में भी बहुत खून खराबा हुआ था, अपने कानपुर में ही है। वहाँ पे अंग्रेजों को बहुत मारा गया था, इस उस नाम से मार के उनको वहीं बहा दिया गया था, तो उस नाम से वो मैसाकर घाट पड़ गया है। ठीक है। अलाउद्दीन ग्रेटली एक्सपेंडेड द एम्पायर आफ्टर कंकरिंग उज्जैन, धार, चंदेरी, मांडू। कब? बाय 1305 मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वॉज एनेक्स बाय हिम। लगभग पूरा नॉर्दर्न इंडिया इसके कब्जे में आ चुका था। अलाउद्दीन बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई एंड बिगन टू पे द आर्मी इन कैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, एंड बिगन टू पे द आर्मी इन कैश। अभी तक उन सबको इक्ता मिलता था, अब सबको कैश मिल रहा है। कैश मिलने का मतलब मार्केट में लिक्विडिटी है। अब आप लोग सोचेंगे लिक्विडिटी क्या होता है? जब मार्केट में बहुत पैसा कैश आ जाता है उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। अब देखिए इसके मार्केट रेगुलेशंस क्या थी। अलाउद्दीन फिक्स द प्राइस ऑफ वेरियस एसेंशियल कमोडिटीज, मतलब कि उसने प्राइस फिक्स कर दिए कि महंगाई ना हो बहुत ज़्यादा, सच एज फूड ग्रेन्स, शुगर एंड कुकिंग ऑयल। देखिए जितने भी बेसिक चीज़ थी जो हर घर में यूज़ होती है, इसका इसने प्राइस फिक्स कर दिया क्योंकि इससे इन्फ्लेशन नहीं आएगा। ही सेटअप 3 मार्केट एट दिल्ली। 3 मार्केट बनाई, कौन कौन सी? 1 फॉर फूड ग्रेन, 2 फॉर एक्सपेंसिव क्लॉथ्स एंड 3 फॉर हॉर्सेस, स्लेव एंड कैटल्स। एक तो फूड ग्रेन के लिए मार्केट हो गई, एक क्लॉथ्स के लिए हो गई, और दूसरे फिर जो कैटल वगैरह थे, पालने वाले जितने भी जानवर थे। ठीक है ना। ईच मार्केट वॉज पुट अंडर द चार्ज ऑफ मार्केट कंट्रोलर। इसको बोलते थे साहना। जो साहना होता था वो मार्केट कंट्रोलर होता था, वो देखता था और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देता था। किसको? शॉपकीपर को। अगर उसने चीटिंग करी या गलत वजन नापा तो समझ लो हाथ बार कटना तय है। डेक्कन एक्सपीडिशन। अब देखिए इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त डेक्कन एक्सपीडिशन बताया जाता है। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान ऑफ दिल्ली हु नॉट ओनली कंकर्ड मोस्ट नॉर्थ इंडिया बट ऑल्सो सेंट एक्सपीडिशन टू साउथ इंडिया अंडर मलिक काफूर। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया जो नॉर्थ इंडिया है ये, इससे पहले भी बहुत अच्छे अच्छे सुल्तान है, वो क्यों नहीं गए? देखिए यहाँ पे एक आरावली हिल आती है जगह, उसको पार करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने इसको भी पार कर लिया घोड़ों से। घोड़ों के साथ पार करने में दिक्कत होती है, इसने इसको पार कर लिया। जब पार करके इधर गया साउथ में, देखा यहाँ तो गजब का पैसा था, बहुत धन था, खूब लूटा इसने। ठीक है। फिर क्या किया? ही डिड नॉट अनेक्स देम and allowed the ruler to rule after they promised pay regular tribute। अब देखो उसने रूल नहीं करा, वो जान के आता भैया यहाँ रूल नहीं कर पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, बहुत ज़मीन है। उसने क्या किया? उन सबसे एक ट्रिब्यूट लेना स्टार्ट कर दिया, रेगुलर वो भी। ही डिड नॉट अनेक्स दिस स्टेट बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द वेल्थ। उसको पैसा चाहिए था, ज़मीन नहीं चाहिए, उसके पास बहुत ज़मीन थी। तो क्या किया इसने? डेक्कन किंगडम्स को दे दिया उनकी ज़मीन खुद की, और मेंटेन करने के लिए दे दिया। इसका क्या करना था? डेक्कन किंगडम फॉर मेंटेनिंग हिज ह्यूज आर्मी
Second, it was difficult to control rugged and hilly terrains of Deccan. भैया वहाँ पे बहुत ऊबड़ खाबड़ वो है ज़मीन है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। इसने क्या कहा, भैया तुम लोग खुद कंट्रोल करो, रिवेन्यू हमको दो जो हम अपने आर्मी को मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब देखो, मेजर अगेंस्ट नोबिलिटी, अलाउद्दीन रियलाइज दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू क्रश द पावर ऑफ नोबल्स। तो इसने क्या किया, नोबल जो था बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, उसका पावर कैसे कम किया जाए वो देखिए कैसे कम किया गया। नोबल वर फॉरबिडन टू ऑर्गेनाइज एनी पार्टी और इंटरमैरी विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द सुल्तान। सुल्तान के बिना ना कोई इंटरमैरिज करेगा, इंटरमैरी मतलब कि जो किसी दूसरे से शादी करना, दूसरे से, है ना, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया जाएगा। गैम्बलिंग वॉज प्रोहिबिटेड, गैम्बलिंग प्रोहिबिटेड कर दी गई, बिल्कुल जुआ हुआ कोई नहीं खेलेगा। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट नोबल डू नॉट गैदर एंड कॉन्स्पायर अगेंस्ट हिम। जितने भी नोबल्स थे वो गैदरिंग नहीं करेंगे, इकट्ठा नहीं होंगे, क्योंकि इकट्ठा होंगे तो कॉन्स्पिरेसी रह सकते हैं। किसके खिलाफ, अलाउद्दीन के खिलाफ। ठीक है ना। नोबल वर नॉट अलाउड टू मेंटेन आर्मीज, आर्मी नहीं बना सकते। ड्रिंकिंग ऑफ वाइन वॉज ऑल्सो बैंड। ठीक है, वाइन वगैरह शराब वगैरह पीना बिल्कुल मना था। एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम वॉज सेटअप, खतरनाक जबरदस्त स्पाई सिस्टम था, जो कहते हैं खुफिया विभाग। स्पाइस रिपोर्टेड एवरी एक्टिविटी ऑफ नोबल, और इतना ज़बरदस्त था कि इनकी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी होती थी, सब सुल्तान के पास पहुंच जाती थी। आप समझ लीजिए कि स्पाई कितना ज़बरदस्त था। दे वर स्पाइड आउटसाइड एंड इनसाइड देयर होम, मतलब कि उनके बाहर की तो सारी एक्टिविटीज़ देखते ही थे, जहाँ तक अंदर घर की भी एक्टिविटी समझ जाते थे। लैंड ग्रांट्स विच वर गिवन टू द नोबल बाय द प्रीवियस रूलर। अब देखो, इससे पहले जितने भी सुल्तान थे उन्होंने जो जो भी लैंड्स ग्रांट्स करी थी, दान में दी थी, वो सब वापस ले ली गई। ठीक है, फिर न्यू ग्रांट्स ऑफ लैंड वर मेड, और नए ग्रांट्स बनाए गए। फिर बट द लैंड होल्डर वर ओनली अलाउड टू कलेक्ट द रेवेन्यू, और लैंड होल्डर का काम था सिर्फ सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना, और कुछ नहीं करना है। एंड वर नॉट इंटाइटल टू इम्पोज एनी एडिशनल टैक्स, और कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाना है। ठीक है, ऑन द पीजेंट। ठीक है, फिर मिलिट्री रिफॉर्म्स हम लोग देखेंगे। इसके मिलिट्री रिफॉर्म्स देखिए, हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, मतलब सिलेबस डिटेल में है। अलाउद्दीन इंट्रोड्यूस वेरियस रिफॉर्म टू मेक आर्मी इफिशियंट एंड डिसिप्लिन। देखो, आर्मी बहुत डिसिप्लिन होती है, अपनी इंडियन आर्मी बहुत डिसिप्लिन, जबरदस्त डिसिप्लिन है और बहुत इफिशियंट है, इसीलिए अगल बगल की आर्मी डरती है। दीज वर क्या क्या थे, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु लेड द फाउंडेशन ऑफ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। एक ऐसी आर्मी बनाई जो कि परमानेंट आर्मी हो गई, ऐसा नहीं किसी को कभी भर्ती कर लिया इसने, बहुत ही पावरफुल आर्मी बनाई। ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग द डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर, जिसका नाम था चेहरा, और ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, जिसको दाग कहा गया। तो क्वेश्चन आता है, चेहरा एंड दाग रोल किसने एस्टैब्लिश किया, वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चेहरा एंड दाग, चेहरा किसके लिए था, ध्यान रखिएगा, चेहरा किसके लिए था, सोल्जर के लिए, और दाग किसके लिए था, हॉर्सेस के लिए। उल्टा ना हो जाए कि चेहरा हॉर्सेस के लिए, दाग सोल्जर के लिए, नहीं नहीं, उल्टा नहीं करना आपको, हॉर्स दाग के लिए और चेहरा सोल्जर्स के लिए। ठीक है, ही बिल्ट न्यू फोर्ट्स एंड रिपेयर्ड ओल्ड वंस, नए फोर्ट बनवाए और पुराने को रिपेयर करवाया। स्पाइस वर एम्प्लॉयड इन एवरी आर्मी यूनिट। देख लो, ऐसा ना हो कि आर्मी वाले ही रिवॉल्ट, इसके ही अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दें, इसीलिए उसने इधर भी स्पाई सिस्टम बना रखा था, कहीं ऐसा ना कि आर्मी वाले विद्रोह कर दे हमारे ही खिलाफ, हम ही को आगे उल्टा मार दे। ठीक है, और जो सोल्जर की जो सैलरी होती थी वो हमेशा कैश में दी जाती थी। ठीक है, अब जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स क्या थे, अलाउद्दीन हैड मेंटेन ह्यूज आर्मी टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ सच ह्यूज आर्मी, ही इंट्रोड्यूस मैनी रेवेन्यू रिफॉर्म। देखो भैया, इतनी बड़ी आर्मी तैयार की थी तो उसको उसके एक्सपेंसेस भी तो उठाने पड़ेंगे। द लैंड वॉज केयरफुली मेजर्ड
एंड द टैक्स टू बी पेड टू द स्टेट वर फिक्स, टैक्स भी फिक्स कर दिया गया। टैक्स वर कलेक्टेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर होता था और हु वर अपॉइंटेड फ्रॉम दिस पर्पज, ठीक है, इसी पर्पज के लिए जिसको अपॉइंट किया गया। द रेवेन्यू टू बी पेड वॉज इंक्रीज फ्रॉम 1/3, ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट वाली, जो रेवेन्यू था वो 1/3 से अब हाफ कर दिया गया, वो भी कैश में पे करना है। पहले 1/3 था, 1/3 मतलब होता है 33%, अब 33% से हाफ मतलब कि 50% कर दिया गया, ठीक है, 33.1/3 कर लेंगे, 33.1/3% पहले था, वो हो गया 50%। टैक्स भी इसने ज़बरदस्त बढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि हमें कैश चाहिए। फिर आता है तुगलक डायनेस्टी। द खिलजी डायनेस्टी केम टू एंड व्हेन गयासुद्दीन तुगलक, द गवर्नर ऑफ Dipalpur became the Sultan of Delhi. He was succeeded by his son मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को, भाई मोहम्मद बिन तुगलक फेमस है अपनी बेवकूफ़ियों के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक was not one of the most remarkable ruler of his age. He was great scholar, lover of Persian literature, music, fine arts, calligraphy. He is known for some of his schemes and policies, which failed disastrously over a period of time. बस यहीं से अब देखिए हम लोग तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की जो खराब पॉलिसीज थी वो देखेंगे। पहली गलती, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। Muhammad bin Tughlaq transferred his capital from Delhi to Daulatabad. He did this primarily because of two reasons. क्या रीज़न थे? एक तो पहली बात, Daulatabad was centrally located, was equidistant from Delhi and other important places. देखिए दिल्ली कहाँ था? नॉर्थ इंडिया में। दौलता कहाँ था? वेस्ट इंडिया में, मतलब कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अब इसके और भी रीज़न थे बहुत सारे, तो ये माना गया कि वो एक इक्वी डिस्टेंस पड़ेंगे। अगर हमें जाना है साउथ में जाना है तो इक्वी डिस्टेंट है, बराबरी है, साउथ से वेस्ट से नॉर्थ जाना तो भी बराबरी पड़ रहा है ना। दूसरा जो सबसे मेन रीज़न था, दिल्ली वॉज विद इन द रीच ऑफ मंगोल्स, मंगोल की से डरता था, तो इसने क्या किया, दौलताबाद को सेफ समझा, इसलिए इसने मंगोल अटैक से बचने के लिए, फ्यूचर में कोई अटैक ना हो उससे बचने के लिए इसने यहाँ पे कर दिया। इट He said that he ordered most people of Delhi to shift Daulatabad. There was resentment among the people as they not want to shift from Delhi. अब देखिए जो लोगों में नाराज़गी थी कि हम वो अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहते, रिजेंटमेंट मतलब नाराज़गी है ना, ये अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहते, मतलब ये कैपिटल ट्रांसफ़र नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी मजबूरन जाना पड़ा। तो क्या हुआ, इसकी वजह से 1500 किलोमीटर की जर्नी करी। आर्डस जो कठिन जर्नी थी, बहुत कठिन जर्नी थी, वो उन्होंने करी। आर्डस मीन्स कठिन, डिफ़िकल्ट। मैनी पीपल डाइड ऑन द वे, बहुत लोग तो मर गए, पता नहीं कितने लोग तो पैदल गए थे, है ना, इतना डिस्टेंस पैदल कवर करी। एंड सर्वाइवर वर नॉट एबल टू एडजस्ट द न्यू कंडीशन को सर्वाइव नहीं कर पाया। आप लोगों ने सुना होगा कि हमें वहाँ का पानी सूट नहीं करता है, वही चीज़ इनके साथ भी थी। फिर विदाउट द किंग, अब देखिए दिल्ली में किंग नहीं था, तो दिल्ली में इतने मंगोल अटैक हुए कि क्या बताया जाए। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने वापस फिर से दिल्ली को कैपिटल बनाया। देखिए पहले दिल्ली कैपिटल थी, ठीक है, फिर इसने दौलताबाद को कैपिटल बनाया, फिर वापस भी दिल्ली कैपिटल बनाया। समझ में आया ना। दूसरी गलती, टोकन करेंसी। अब देखो ये क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक इज क्रिटिसाइज फॉर हिज फेल्ड एक्सपेरिमेंट विद द टोकन करेंसी, द स्कैरसिटी ऑफ द सिल्वर एंड अबंडेंस ऑफ कॉपर। देखो टोकन करेंसी में क्या किया, इसके किंगडम में सिल्वर ख़त्म होने लगे, सिल्वर की कमी होने लगी और कॉपर खूब था, तो इसने क्या किया, कॉपर ब्रॉन्ज खूब था तो इसने कॉपर कॉइन को इशू कर दिया और उसकी वैल्यू सेम कर दी सिल्वर कॉइन से। अब देखिए, अब आप सोचिए कोई होशियारी नहीं है ये कि सिल्वर महंगा आता है, मतलब बहुत महंगा आता है, और जो कॉपर होता है सस्ता होता है,
ठीक है ना, ठीक है, कॉपर सस्ता आता है। कॉपर मुश्किल से 1,000 से 2,000 रुपये किलो के आसपास होगा, जबकि सिल्वर होता है इस टाइम 60 से 65,000 केजी चल रहा है। तो देख रहे हैं 10 गुने से ज़्यादा, 20 गुने से ज़्यादा ये महंगा है। फिर क्या हुआ, और जो क्वाइन इसने जो कॉपर और ब्रॉन्ज के जो क्वाइन बनवाए, वो क्वाइन भी इतने बेकार क्वालिटी के थे कि उसको कोई भी घर पे अपने मिंट कर सकता था। However, the new copper coin bearing the same value, silver coin did not have any complicated design, मतलब कोई ऐसी complicated design नहीं था जिसको आराम से कोई भी बना सकता था। फिर क्या हुआ, जब कोई भी बना सकता था, मान लीजिए आपको नोट छापना आ गया, आपके पास प्रिंटर है, नॉर्मल नोट है, छाप लीजिए, खूब चलाइए पैसा, वही हाल यहाँ पे हो गया। पीपल स्टार्टेड मिंटिंग कॉइन्स इन देयर होम, अपने घर पर ही सब लोगों ने कॉइन बनाना शुरू कर दिया। और कॉइन बनाने सब शुरू कर दिया तो वो लिक्विडिटी, फेक करेंसी की लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि जो ट्रेडर और मर्चेंट्स थे ना, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कॉइन लेना कि हमें चाहिए ही नहीं, हम सामान देंगे नहीं। सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि इकॉनमी पूरी बैठ गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर मोहम्मद बिन तुगलक को रियलाइज़ हुआ कि गलत है, ये सही नहीं है, ये एक मूर्खतापूर्ण, फॉलिक मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, मतलब कि एक बेवकूफ़ी भरा एक्शन लिया इसने। फिर क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक इशूड जेन्युइन सिल्वर कॉइन इन प्लेस ऑफ कॉपर कॉइन। फिर से इसने सिल्वर कॉइन लिया कॉपर कॉइन के बाद, फर्दर ड्रेन द रॉयल ट्रेजरी। ठीक है, इसकी जो थी मतलब कि विश्वसनीयता खोनी पड़ी। अब देखिए एक और, टैक्सेशन इन दुआब। क्या क्या पढ़ा सबसे पहले आपने, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद, दूसरा वो करेंसी है ना, करेंसी पढ़ी, करेंसी चेंज की इसने, और तीसरा टैक्सेशन इन दुआब। दुआब इज फर्टाइल एलुवियल ट्रैक्ट लाइंग बिटवीन रिवर एंड गंगा। क्या होता है, जैसे कि ये है एक रिवर बह रही है, मान लो गंगा बह रही है, और एक ये रिवर बह रही है, ये यमुना बह रही है। ठीक है, इनके जो बीच का जो एरिया होगा, ये एरिया जो होगा इसको बोलते हैं दुआब। ये बहुत फर्टाइल होता है क्योंकि अगल बगल पानी होता है, तो खूब फर्टाइल होता है, खूब ज़मीन में यहाँ पे खूब खेती होती है। तो इसने क्या सोचा कि इस खेती जो हो रही है यहाँ पे लगाओ टैक्स, क्योंकि ये लोग खूब कमाई कर रहे हैं, इनसे टैक्स लगा लगा के इनसे हम टैक्स रेवेन्यू अपना बढ़ाएंगे। फिर देखिए क्या होता है, मोहम्मद तुगलक इंक्रीज द टैक्स इन द दुआब। दुआब में इसने टैक्स बढ़ाया। ही वॉज इन नीड ऑफ मनी, इसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि इसकी आर्मी बहुत बड़ी थी, आर्मी बढ़ रही थी। अनफॉर्चुनेटली द इंक्रीज इन टैक्स कंसाइड विद द सीवियर फेमाइन इन द रीजन। अब देखो मतलब इसकी किस्मत भी खराब थी, जब ने टैक्स बढ़ाया तो वहाँ पे सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ गया, फिर क्या हुआ, जब टैक्स देने के लिए पैसे ही नहीं है तो आदमी टैक्स कहाँ से देगा। जो टैक्स कलेक्टर था वो बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता था, शोड नो साइन ऑफ मर्सी एंड रथलेसली कलेक्टेड द टैक्स। मार मार के, पीट पीट के, बहुत बुरी तरह से मार के टैक्स कलेक्ट करता था। अब जो लोग टैक्स नहीं दे पा रहे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोड़ दिया, भाड़ में जाए सब चीज़ें, और लैंड वगैरह छोड़ के चले गए अपना फॉरेस्ट में। फिर भी कुछ लोग परेशान हुए जब ये बात मोहम्मद बिन तुगलक तक पहुंची। When the plight of the peasant reached मोहम्मद तुगलक, he ordered several relief, उसने कुछ रिलीफ दिए, जैसे he opened free kitchen and distribute free grains, अब जो किचन खोला फ्री ग्रेन्स दिए। However, these measures came too late, the agriculture greatly suffered the reason, ये जो मेजर थे बहुत बाद में आए, जिससे लोग बहुत परेशानी भुगत चुके थे। Thus his scheme of taxation in Doab failed। आप लोगों ने 3 स्कीम देखी, तीनों की तीनों बुरी तरीके से फेल थी। अब देखिए प्लान ऑफ कंकेस्ट, ये क्या था, ये भी तरह से फेल ही मानेंगे हम लोग। मोहम्मद बिन तुगलक क्या चाहता था, पूरे वर्ल्ड को जीतना। मोहम्मद बिन तुगलक एन एम्बिशन ऑफ कंकरिंग द वर्ल्ड। ही thus organized a strong army and paid them 1 full year salary in advance। अब समझ लो उसने क्या किया, उसने स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाने की कोशिश करी और पूरी सैलरी दे दी एडवांस में। ठीक है, फिर ही डिसाइडेड टू अनेक्स खुरासन, पर्सियन, इराक। उसने सेट कर लिया कि हमें ये 3 चीज़ें पहले अनेक्स करनी, जीतनी है। हाउएवर फिर देखिए, फिर किस्मत खराब, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर फॉलोइंग
failure taxation in Dwab, the token currency abundance of the project and disband army। उसने क्या किया, पूरा प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया और आर्मी को भी डिसबैंड कर दिया। समझ में आया। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक थोड़ा सा सही था इससे। फिरोज शाह तुगलक सक्सीडेड द थ्रोन आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक डेथ। फिरोज शाह तुगलक garnered the support of noble and ulemas by giving them land grant। अब देखो फिरोज शाह तुगलक को जिसने भी सपोर्ट किया, जिसने भी इसको बैठाला सुल्तान बनाने के लिए सपोर्ट किया, उसको उनको फिरोज शाह ने लैंड वगैरह ग्रांट्स में दी। ठीक है ना। ही स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स नोज कारखाना। ठीक है, कारखानास कहा गया। और इसने रोड और कैनाल्स बनाना स्टार्ट की। तो आपको याद रहेगा कारखाना किसने शुरू किया, फिरोज शाह तुगलक ने। रोड और कैनाल्स किसने बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है ना। ही स्टैब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी एंड गिव फाइनेंशियल हेल्प टू द पुअर एंड नीडी। ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज क्वेश्चन और जैसे कि पुराने क्वेश्चन अब रिवाइज कर थोड़ा सा। दाग और चेहरा की प्रथा किसने स्टार्ट की, दाग क्या था, चेहरा क्या था, है ना। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, बोलनी है, आपको याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। Gave financial help to the poor and needy. He also set up separate department to look after the condition of slave। अब इसने क्या किया, स्लेव की कंडीशन को समझने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, सही करने के लिए, उपचार करने के लिए, जो भी कुछ हो, उसने एक डिपार्टमेंट बना दिया, पूरा अलग से डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है। थोड़ा सा चैरिटेबल पर्सन माना जाता है। इसकी डेथ कब होती है, 1388 में। द एम्पायर बिगन टू शो साइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन आफ्टर हिज डेथ। अब इसकी जब डेथ होती है तो एम्पायर खत्म ही समझ लो, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इट वॉज ड्यूरिंग द रूल ऑफ तुगलक डायनेस्टी दैट तैमूर इन्वेडेड इन 1398। ही डिफीटेड द सल्तनत आर्मी एंड मैसाकर्ड द पीपल ऑफ दिल्ली। अब आपको इस वर्ड का मतलब तो याद ही हो गया होगा। ड्यूरिंग हिज फ्यू डे ऑफ स्टे इन दिल्ली, कुछ दिन रुका, इसने पूरा दिल्ली का ऐसी तैसी कर दी। फिर देखिए दो डायनेस्टीज और आती हैं, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ये दोनों, ये सेकंड लास्ट है, ये लास्ट है। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ तैमूर फ्रॉम दिल्ली, खिज्र खां असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड इस्टेब्लिश्ड द सैयद डायनेस्टी। अब क्या हुआ, खिज्र खां। अब देखिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी खिज्र खां। ठीक है ना। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, खिज्र खां था। ही वॉज सक्सीडेड बाय मैनी वीक रूलर, जैसे कि मुबारक सेकंड, महमूद शाह एंड अलाउद्दीन शाह। अलाउद्दीन खिलजी नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन शाह में शाह आ जाए सैयद, खिलजी आ जाए तो खिलजी। दिस किंग कुड नॉट डू एनीथिंग सस्टेनली फ्रॉम रीजन ओवर विच दे रूल्ड। कोई काम कायदे का काम नहीं किया, वैसे थोड़ा बहुत तो किया था, लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लास में। फिर देखिए लोधी डायनेस्टी। द लोधी वर द अफगान्स हु रूल दिल्ली फॉर अबाउट 75 ईयर। अब देखिए अभी अफगानीज लोग आ गए। ठीक है, अफगानीज लोग आ गए। 3 इंपॉर्टेंट किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी वर बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी। ये 3 किंग्स थे इंपॉर्टेंट, तीनों का आपको नाम याद करना है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी। द अथॉरिटी ऑफ दिस किंग डिड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दिल्ली। फिर वही बात है, दिल्ली से आगे नहीं बढ़ पाए। अब देखिए क्या होता है, द दिल्ली सल्तनत केम टू एंड व्हेन इब्राहिम लोधी वॉज डिफीटेड बाय मंगोल रूलर। देखो ये अफगान था, अफगान को हराया किसने, मंगोल बाबर ने, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और बाबर ने इतनी आसानी से हरा दिया कि ये कुछ नहीं कर पाया। रीज़न क्या था, बाबर के पास तोप थी, जो कैनन्स होती हैं, है ना। पहली बार इस बैटल में पहली बार तोप का यूज़ किया गया और इसने बड़े आसानी से उसको हरा दिया। इसके बाद लगातार और भी होते हैं। पानीपत के बाद खानवा, बैटल ऑफ खानवा होता है 1 साल बाद, उसके 1 साल बाद घाघरा होता है, चंदेरी होता है, ये सब होता है ना, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। देखिए दिल्ली सल्तनत की जो एडमिनिस्ट्रेशन है हम लोग अभी पूरा कंबाइन करके देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। The administration under the Turk was highly centralized. All executive, legislative and judicial। एग्जीक्यूटिव मतलब कि जितने भी पावरफुल पर्सन होते थे,
लेजिस्लेटिव जो उसको संभालते थे डिपार्टमेंट्स को, है ना, जुडिशियल जो जस्टिस वगैरह काम करते थे। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर वर सेंटर इन द हैंड्स ऑफ किंग। ये तीनों चीज़ें किंग के हाथ में थी, मतलब इसके वो ऑफिसर्स तो थे लेकिन वो सब इसके अंडर पे थे। द सुल्तान वॉज असिस्टेड बाय सेवरल मिनिस्टर्स, के मिनिस्टर थे जो उसको असिस्ट करते थे। वजीर वॉज द प्राइम मिनिस्टर, अभी भी प्राइम मिनिस्टर को इस लैंग्वेज में, उर्दू में वजीर आजम बोलते हैं। हु सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर था वो मिनिस्टर का सुपरवाइजर होता है। जैसे अभी भी है पीएम मोदी, उनके अंडर में बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है ना, मिनिस्टर होता है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी थी। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द आर्मी नोन एज अरीज ए मुमालिक, याद रहेगा ना, नाम थोड़ा सा टफ है, अरीज ए मुमालिक। His main responsibility was to recruit, equip and pay the army men, ठीक है, उसका रिक्रूटमेंट करना, देखभाल करना और पेमेंट देना, ये काम किसका था, अरीज मुमालिक का। द किंग वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, आर्मी का कमांडर इन चीफ किंग हुआ करता था। सम इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट वर द दीवान रिसालत, देखिए दीवान रिसालत क्या था, दीवान रिसालत था रिलीजियस मैटर के लिए, है ना, और दीवान इंसा क्या था, ये स्टेट करस्पॉन्डेंस मैटर के लिए था, ठीक है। तो सम इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट दीवान रिसालत एंड दीवान इंसा, वाइल द फॉर्मर डील्ड विद रिलीजियस मैटर, रिसालत वाला रिलीजियस मैटर और इंसा वाला स्टेट करस्पॉन्डेंस के लिए, ठीक है। फिर द एम्पायर ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड वॉज डिवाइडेड इंटू वेरियस प्रोविंसेस, जैसे कि इक्तास हम लोग पढ़ कर क्या थे, इक्तास, ईच प्रोविंसेस वॉज प्लेस्ड अंडर मुक्ति, ठीक है, मुक्ति के अंडर पे था ये। द प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू परागनास, जिसको डिस्ट्रिक्ट बोलते थे। अब देखिए मुकद्दम, मुकद्दम नाम याद देखिए, मुकद्दम इंपॉर्टेंट है। द मुकद्दम वॉज द विलेज हेडमैन, जो विलेज हेडमैन होता था उसको मुकद्दम बोलते थे, जैसे कि गांव में क्या होता है, प्रधान होता है ना, मुकद्दम। हु लुक्ड आफ्टर द अफेयर्स ऑफ विलेज, द पटवारी मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द लैंड, पटवारी अभी भी होते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनका लैंड का रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड रखना किसकी कितनी लैंड है। और मुसर्रिफ जो होता था, मुसरिफ वॉज द विलेज अकाउंटेंट, इसको अकाउंटेंट बोलेंगे हम लोग, विलेज अकाउंटेंट होता था जो विलेज की पंचायत को सेटल और वो करता था। और फिर ईच विलेज है पंचायत टू सेटल लोकल डिस्प्यूट, सभी विलेज में पंचायत होती थी जो उनके खुद के डिस्प्यूट होते थे उसको ख़त्म करते थे। और जो ये यहीं पे ख़त्म हो गया था, सॉरी, मुसरिफ वॉज द विलेज अकाउंटेंट, ठीक है ना, ये अलग लाइन थी, ये अलग है। ड्यूरिंग दिस टाइम द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग ग्रांट ऑफ रिवेन्यूज इन फॉर्म ऑफ टेरिटरी केम टू नोन द इक्ता सिस्टम। देखो बड़ा था ना, हम लोगों ने रिवेन्यू देने के लिए पैसे नहीं थे, इतना कोई खास कैश नहीं था, तो वो ज़मीन देने लगे, क्योंकि भाई बिना सैलरी के कोई काम नहीं करने वाला, तो सैलरी कैश में ना दे करके इक्ता के फॉर्म में देने लगे। द पर्सन हुम इक्ता वर गिवन नोन एज इक्तेदार, जैसे ज़मीन जिसके पास उसको जमींदार बोलते हैं ना, जैसे इक्ता होगा तो इक्तेदार बोलेंगे। ऑल्सो मेंटेन ट्रूप्स ऑफ सोल्जर टू यूज्ड बाय द सुल्तान ड्यूरिंग वॉर, दे पेड सैलरीज टू सोल्जर थ्रू द रिवेन्यूज रिसीव बाय फ्रॉम इक्ता। आप देखो क्या करते थे, इक्तेदार लोग क्या करते थे, अपने इक्ता से रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, वो रिवेन्यू देते थे सुल्तान को, सुल्तान क्या करता था, सैलरी देता था, या फिर ये लोग सैलरी देते थे, ठीक है ना। रिवेन्यू काम था भैया, जो इनकी सोल्जर है उसको सैलरी देना, क्योंकि सोल्जर नहीं होंगे तो राजा बेकार है। सोशल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। देयर वर डीप इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम ड्यूरिंग सुल्तान पीरियड, सॉरी सल्तनत पीरियड, वाइल द रिच एंड नोबल लिव लग्जरीज। अब देखो जितने भी रिच थे या नोबल पर्सन थे वो लग्जरीज लाइफ जीते थे, लग्जरियस लाइफ जीते थे, लेकिन जो पुअर थे वो बेचारे हार्डशिप में परेशान थे, वही मजदूरी करा करते थे। देयर वर नो चेंज इन द हिंदू सोसाइटी, यहाँ पर क्या था, हिंदू सोसाइटी में कोई चेंज नहीं था, वही कास्ट सिस्टम चल रहा था, ठीक है। द फॉलोड रिजिड कास्ट सिस्टम वेयर ऑल प्रिविलेजेस वर इंजॉयड बाय द ब्राह्मण्स, जितने भी प्रिविलेजेस थे वो ब्राह्मण को मिलते थे,
ठीक है। क्षत्रिय एक्यूपाइड द सेकंड पोजीशन इन सोसाइटी, क्षत्रिय को सेकंड पोजीशन रखी गई। इनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्रोटेक्ट द किंगडम एंड द पीपल, किंगडम और पीपल दोनों को प्रोटेक्शन करना है। इसके बाद वैश्यास थे जिनका काम था फार्मिंग करना, जितने भी एग्रीकल्चर काम थे फार्मिंग वाला वो इनके थे। शूद्रास एक्यूपाइड द लोवेस्ट पोजीशन, लोवेस्ट पोजीशन थी शूद्रास की, जो सोसाइटी में सबसे नीचे आते थे। इनका काम था हैड टू डू ऑल मीनियन वर्क, जितने भी छोटे मोटे काम थे सब शूद्रास करते थे। दे वर ऑस्ट्रसाइज एंड अप्रेस्ड, मतलब एक तरह से ये देश निकाला कर सकते हैं, मतलब कि बिल्कुल ही दबे कुचले से थे। फिर मुस्लिम में क्या था, मुस्लिम इन इंडिया वर डिवाइडेड इनटू वेरियस एथनिक, भैया मुस्लिम जो थे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप से आए थे, जैसे कि टर्किश मुस्लिम, ईरानियन मुस्लिम, अरब मुस्लिम, अफगानियन मुस्लिम, एबेसियन मुस्लिम, है ना। दे वर फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रिलीजन, एक्यूपेशन, जैसे भी हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो ईरान से आया, वो अरब से आया, वो अफगान से आया, वो तुर्किश से आया, ऐसे पढ़ रहे थे ये चीज़ें। अकॉर्डिंग टू मैनी कॉन्टेम्प्रेरी अकाउंट्स चाइल्ड मैरिज वर इन एग्जिस्टेंस, चाइल्ड मैरिज मिलती है। मैनी ट्रेवलर मेड रेफरेंस टू इविल प्रैक्टिस ऑफ सती, सती प्रथा की भी प्रैक्टिस मिलती है। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, इब्न बतूता ट्रेवलर था, परमिशन ऑफ सुल्तान हैड टू बी टेकन परफॉर्मिंग सती, सती प्रथा करने के लिए सुल्तान की परमिशन लेनी पड़ती थी। सती प्रथा क्या होती है, देखिए इसमें इसमें डेड बॉडी रखी है, और जिसकी डेड बॉडी होगी उसका उसकी वाइफ इसमें आकर के बैठ जाती थी, जलती हुई चिता में आके बैठ जाती थी और खुद भी जल के मर जाती थी। इस सिस्टम को बोलते हैं सती सिस्टम, ठीक है। तो ये सती प्रथा होती थी, लेकिन जो सती करना चाहती उसको सुल्तान से परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है। द वुमेन ऑफ अपर कास्ट प्रैक्टिस द पर्दा सिस्टम, जो अपर कास्ट की वुमेन थी वो पर्दा सिस्टम की प्रैक्टिस करती थी, ठीक है। अब देखिए ये पार्ट खत्म हो रहा है, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, 1 घंटे 7 मिनट का लेक्चर हो गया। अगर आपने पूरा लेक्चर देख रहे हैं तो इसका मतलब आप में काफ़ी पेशेंस है, आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।